Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic and आप सब जानते हैं अभी चल रहा है पूरा बजट सेशन। अभी हाल ही में आज बजट भी आ चुका है, लेकिन उससे पहले हमें इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे जो कि गवर्नमेंट ने आउट किया है 2023-24 का। कल ही इसके बारे में बात की गई है। यस, फाइनेंस में जो मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन, आप सब जानते हैं, ये ही लेके आई हमारा इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का। प्लस अगर एक नॉर्मल सबसे पहले किसी कंट्री की बात आती है तो यस वी टॉक अबाउट द जीडीपी, और जीडीपी ग्रोथ जो इस बार कही गई है दैट इज द 6.527%। एंड वहीं पे आरबीआई ने इन्फ्लेशन अगर बात करें महंगाई के ऊपर जो बात की है तो फिस्कल ईयर 25 के लिए रखी गई है 4.5% एंड 4.1% गई है फिस्कल ईयर 26 के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। एंड यस, आज जैसे बजट अनाउंस किया जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे इज व्हाट, दैट इज इकोनॉमिक डिवीजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, वो इस पर्टिकुलर को लेके आते हैं। डन। अब ये कह सकते हैं जो हमारा लास्ट ईयर है, जो हमारा क्लोजिंग ईयर है 2023-24, उस पर्टिकुलर टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीव किया है उसी के ऊपर बात की जाती है। सबसे पहले जो ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था दैट वाज इन देयर 1950-51 में, बट उस टाइम पे ये था बजट का ही पार्ट, ये अलग से नहीं किया जाता था। सेपरेट इसको किया गया 1960 में, एंड तब से एक दिन पहले, जैसे कि आज 23 जुलाई है, आज हमें बजट देखने को मिल रहा है, तो 22 जुलाई को हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था। इस बार इट इज द 476 पेज का इकोनॉमिक सर्वे है, एंड पर्टिकुलरली सारा का सारा जो रिलेशन है वो है कोविड रिकवरी के साथ, कि कोविड रिकवरी के बाद भारत ने अपना जो इकोनॉमिक बेस है उसको सॉलिडिफाई किया है, हम फाइनेंशियली स्टेबल है। हालांकि हम आगे अलग अलग सेक्टर्स में देखेंगे कि किस तरह से ग्लोबल लेवल पे जितने चेंजेस हुए, चाहे वॉर लाइक सिचुएशंस थी, बहुत सारी चीजें हुई, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, कुछ ऐसा था, लेकिन हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड द रीजन इज व्हाट, कि जो हमारा डोमेस्टिक फ्रंट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। वो चीज यहाँ पे लिखी भी गई है, जो टर्म यूज की गई है दैट इज द फॉर रिकवरी टू बी सस्टेन्ड, कि इसको बाहर का कोई फर्क ना पड़े, वी नीड अ हैवी लिफ्टिंग ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट। ठीक है जी। बिकॉज क्यों? बिकॉज एनवायरमेंट हैज बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट, बिकॉज देखिए इस पर्टिकुलर टाइम पे ईच एंड एवरी कंट्री इज इन द रेस फॉर द सुपरियोरिटी, एंड सुपरियोरिटी से भी ज्यादा बढ़ के है यहाँ पे एक और केस कि किसको रूल करना है, किसको अपने हाथ में कंट्रोल रखना है। इसी वजह से जो ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, क्लाइमेट हो गया, इन सब में बहुत ही ज्यादा हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपटीशन आप कह लीजिए सब एग्जिस्ट करते हैं। सर्वेस में एक और चीज कहता है कि जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट है वो कंट्रोल के अंदर है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जिनका जो पर्टिकुलर प्राइस आप कह लीजिए वो एलिवेट हुआ है। ट्रेड डेफिसिट के ऊपर हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जस्ट आई एम गिविंग अ ब्रॉड यहाँ पे आपके लिए। जो ट्रेड डेफिसिट है फिस्कल ईयर 24 का, वो फिस्कल ईयर 23 से कम हुआ है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। करंट अकाउंट डेफिसिट वो भी सिर्फ 0.7% हमें दिख रहा है जीडीपी का, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी एम्पल है, उसमें कोई कमी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब नीचे देखेंगे स्लाइड में, तो यस करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है हमारे पास, द अमाउंट बाय विच अ कंट्री इंपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स, तो हमें सिर्फ 0.7% हमें जीडीपी का पार्ट देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जब हमारी आई थी तो ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ के अंदर अप्रैल के अंदर 3.2% 2023 में कहा गया था। एंड जो सारा डिफरेंस है ये कहा गया कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है सब कंट्रीज के अंदर ऑफ कोर्स इसको कंपेयर किया जाता है, तो कहा यह गया कि जो पर्टिकुलरली ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है दैट इज कि जियोपॉलिटिकली या वर्ल्ड लेवल पे प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी, हर एक चीज का फैक्टर रखा गया था। बट ऐसे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने अप्रैल 2023 में कहा दैट वाज 3.2%। रियल जीडीपी की बात करें हमारा इंडिया के केस में, सो वी डू हैव द 8.2 फिस्कल ईयर 24 के लिए, और 8% मार्क इसने क्रॉस किया है 4 क्वार्टर्स के अंदर फिस्कल ईयर 24 के अंदर। करेक्ट, सो दिस इज रियली अ वेरी गुड मार्क कि 8% प्लस रही है 4 क्वार्टर्स में। और मेंटेन हमने क्या किया है इसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो इसी की वजह से जो हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब हम अपने देश के अंदर डोमेस्टिक फ्रंट पे कैसे काम कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आएगी तो ये हम पूरा फिर कंपेयर करके चलेंगे वर्ल्ड वाइड, उस पे किस हिसाब से चीजें अफेक्ट कर रही है, सब चीजें। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, हमने अपना मैक्रो मतलब हमारा जो डोमेस्टिक फ्रंट है उसको हमने काफी स्टेबल रखा है, उसको काफी अच्छे से हमने इंक्रीज रखा है, इसीलिए एक्सटर्नल चैलेंजेस कुछ भी थे तो हमारे
कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही कम हमें अफेक्ट देखने को मिला है। नाउ नेक्स्ट इज द इन्फ्लेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ फूड प्राइसेस में हमें कंसर्न देखने को मिला, तो यहाँ पर भी वही है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो ही एक कंसर्न का टॉपिक है। इसीलिए सर्वे जो है इसका एक सॉल्यूशन भी देता है कि हमें टारगेटेड इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे ताकि हम फूड प्राइसेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। एंड यहीं पे बात कही है सेंट्रल बैंक को जो एक्सक्लूड कर देता है फूड इन्फ्लेशन को, तो उन्होंने कहा कि जो आपका इन्फ्लेशन टारगेट करने का एक तरीका है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से चेंज कीजिए ताकि हमें फूड प्राइसेस को हमें इफेक्टिवली मैनेज कर सके। अब हमें फूड इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड कुछ चीजों में नहीं करना है और कुछ चीजों में हमें करना भी पड़ेगा, तो वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पे हमारा इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है। सो हमारी एक रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो ये इंडिकेट करता है कि हमें लास्ट ईयर में एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिला और उसका रीजन था रिवर्स माइग्रेशन, बिकॉज जब कोविड आया था तो ऑफकोर्स लोग बाहर निकल गए थे लेकिन वापस अपने घरों में आए, तो यस उनको काम करना था, तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में हमें काफी इंक्रीज देखने को मिला, फीमेल पार्टिसिपेशन में हमें इंक्रीज देखने को मिला। एंड एक और चीज भी कही गई है भारत के लिए इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि हमें 2036 तक प्रॉपरली जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम डेमोग्राफिक डिपेंडेंट भी देखें तो हमारा जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दैट इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए यस वी नीड समथिंग कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहना होगा। इंडिया और वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर में बात करें तो जैसे कि हम इतनी देर से बात कर भी रहे हैं कि हमारा बेसिकली जो भी वर्ल्ड वाइड चीजें हुई, चाहे वॉर्स हुए, रिस्ट्रिक्शंस हुई, एक्शंस हुआ, हर एक चीज में हमने एक चीज देखा कि हम इस ट्रमोइल के बीच में फिर भी बहुत अच्छी एक कंडीशन में रहे, तो करंट अकाउंट बैलेंस हमारा फेवर में है। प्लस रिडक्शन इन द ट्रेड डेफिशिट, बाकी सालों से हमने ट्रेड डेफिशिट में भी कमी देखी एंड दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि हमारा खुद का डोमेस्टिक फ्रंट यहाँ पर सही था। बट इसके बीच में इकोनॉमिक सर्वे एक और चीज बोलता है कि अब आने वाले समय में हमें अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज करने का बहुत जरूरी है, हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ट्रेड पार्टनर्स में। और यहीं पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्रूड ऑयल का, तो हमने कैसे देखा कि गवर्नमेंट ने एक पर रिलाई ना करते हुए मल्टीपल कंट्री से हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, ताकि अगर एक जगह प्रॉब्लम आती है तो हमारे घर की इकोनॉमी में कोई फर्क ना पड़े। तो सिमिलरली यही यहाँ पे चीज कही जा रही है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए ट्रेड पार्टनर्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज द कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन्फ्लेशन। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगर आप समझेंगे तो कोई ऐसे गुड्स जिनकी थोड़ा लाइफ लंबी होती है, अराउंड 2-3 ईयर्स वो आराम से चलती हैं, डन। तो वही यहाँ पे देखा गया कि फिस्कल ईयर 24 में डिक्रीज देखा गया। एंड द रीजन क्या है, जो इनपुट मटेरियल, अगर आप रॉ इनपुट मटेरियल समझ लिए या रॉ मटेरियल समझ लिए, तो उनके सप्लाई में काफी अच्छा था, तो हमें कमी नहीं थी। सो इसलिए जो हमारा ड्यूरेबल्स का इन्फ्लेशन है वो हमें कम देखने को मिला, करेक्ट। और फॉलोज द पीरियड इंक्रीजिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल 20 से 23 2020 से लेके 2023 तक हमारा ये इंक्रीज ही होता जा रहा था, मतलब जो ये गुड्स है वो महंगे ही होते जा रहे थे। बट नाउ फिस्कल ईयर 24 में हमें इसमें प्राइस गिरता हुआ देखता हुआ मिला। नेक्स्ट इज द मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 250 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया था मई 2022 में। सो द पॉइंट इज, आप सब जानते हैं कि जब हम रेपो रेट को इंक्रीज करते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन जब हाई होगी तो हमें मनी सप्लाई को कम करना होगा मार्केट में। तो जब आप रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ज्यादा पैसा हमारी बैंक्स के पास चला जाएगा, डन। सो यस दिस इज द केस। तो दिस पॉलिसी एक्शन लेड टू रिडक्शन इन द कोर इन्फ्लेशन बाय अप्रोक्सीमेटली 4%। तो जब हमने ये देखा था कि रेपो रेट को बढ़ा दिया गया था तो उसकी वजह से हमें क्या हुआ था, 4% जो है हमें सुधार देखने को मिला था इन्फ्लेशन में, मतलब रिडक्शन हुआ था उसके रेट में। सिमिलरली बात करते हैं फूड प्राइसेस का कैसे चल रहा है। तो आपने देखा होगा बीच में अनियन, टोमेटो कभी 100 कभी 120 केजी सब पे पहुंच चुका हुआ था। सो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ क्या था कि हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले, रिजर्वायर जो है डिप्लीट होते हुए देखने को मिले, क्रॉप डैमेजेस बहुत देखने को मिले। एंड इसी की वजह से सारा का सारा चैलेंज कहाँ पे आ गया, हमारा फार्मिंग सेक्टर में। बिकॉज जब ये सब चीजें होंगी तो जो आउटपुट है या जिसको हम कहेंगे प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा सफर करेगा। एंड अल्टीमेटली जब हमारे पास सप्लाई कम हो गई तो हमारा क्या होगा, प्राइस विल बी इंक्रीज। तो फूड इन्फ्लेशन 6.6% था फिस्कल ईयर 23 में और 24 में इट इज द 7.5%। सो नियर अबाउट इट इज द इंक्रीज ऑफ 1.1%। एंड दिस इज द कंसर्न जो हम इतनी देर से डिस्कस भी कर रहे हैं कि जो फूड प्राइस का इन्फ्लेशन है दैट इज समवॉट अ कंसर्न है।
नेक्स्ट सेक्टर इज द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर हमें फिस्कल ईयर 24 की जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छी देखने को मिली। तो बेसिकली बैंक क्रेडिट जो ग्रोथ है दैट वाज ब्रॉड बेस्ड एंड द डबल डिजिट में डन, इट इज नॉट अ सिंगल डिजिट ग्रोथ, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात जो थी दैट वाज द एनपीए में रिडक्शन। आज तक जो मल्टी ईयर से हम उसमें बढ़ावा दे तो उसमें हमने देखा कि एनपीए अब हमारे कम हो, तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये वो चीजें जैसे अब बैड बैंक भी जिसके अंदर आया था, मतलब मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया है एंड अब ना उसका इंटरेस्ट वापस आ रहा है ना प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नो डाउट बैंक ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ताई भी की है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है इसके ऊपर। जो भी ऐसे लोग थे जो पेमेंट्स नहीं कर रहे थे अपने इंस्टॉलमेंट्स के एंड ऑल के, तो उनके ऊपर एक्शंस भी लिए गए हैं, डन। सो यस, बट द फाइनल पॉइंट इज दिस कि यस उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिली है। बैंक एसेट क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट की कमिटमेंट कि यस वो भी बैंकिंग सेक्टर को काफी ज्यादा स्टेबल देखना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मैं कैपिटल फॉर्मेशन आपको एक मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, तो मान लीजिए आपने 100 रुपए का खर्चा किया, जिसमें से 50 रुपए तो आपने चलो किसी और चीज पे लगा दिया, लेकिन 50 रुपए आपने ऐसे लगाए जिससे आपको आने वाले टाइम में कोई इनकम आ सकती है, मीन्स आपने एक कैपिटल बनाई। सो द नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड फॉर द पर्टिकुलर कंट्री, तो मीन्स फ्यूचर में आपको कोई ना कोई वहां से मतलब एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट रख लीजिए या आपको वहां से कोई पैसा आना है। सो इन सब चीजों को देखते हुए सो प्राइमरी कैपिटल मार्केट हमने क्या देखा कि 10.9 लाख करोड़ का हमें फिस्कल 24 में कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिला, जो अप्रोक्सीमेटली 29% है किसका, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बाय द प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेट्स इन द फिस्कल ईयर 23। तो यस दिस इज द अमाउंट 10.9 लाख करोड़, करेक्ट। ना स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, ये तो अगर हम ना भी पढ़े यहाँ पे तो भी हमें पता है कि पिछले कुछ समय से स्टॉक मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही ज्यादा हाई रेट पे जा रहा है। एंड अगर आप एक बात देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसका जीडीपी रेशो से, तो दैट इज द 5th लार्जेस्ट एंड वो भी वर्ल्ड वाइड। सो यस नो डाउट भारत का जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है दैट इज कमेंडेबल, उसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। एंड ये आपने नॉर्मल लाइफ में भी अपने आसपास सुना होगा कि स्टॉक मार्केट से इतना पैसा आ गया एंड ऑल दिस, बट यस वी आर रियली डूइंग गुड इन द स्टॉक मार्केट्स, डन। आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट किया है फिस्कल ईयर 25 पे 4.5%, ये हमने बात कर ली है, 4.1% फिस्कल ईयर 26 के, लेकिन आईएमएफ ने जो प्रोजेक्ट किया था तो नियर अबाउट सेम ही है, 4.6% 2024 और 4.2% 25 पे। तो जो हमारा आरबीआई बता रहा है तो दैट इज हाउ मच 0.3% वो ज्यादा बता रहा है हमारा इन्फ्लेशन का रेट, डन। सो व्हाट एवर द कंडीशंस विल बी, लेकिन हाँ ये हमारी दो प्रोजेक्शंस के डिजिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now next is the global commodity prices. तो वर्ल्ड बैंक है प्रिडिक्ट करता है डिक्लाइनिंग इन द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। ईयर की बात करते हैं 24-25, तो ग्लोबल कमोडिटी का क्या कहना है वर्ल्ड बैंक का कि लोअर एनर्जी फूड फर्टिलाइजर प्राइसेस रिड्यूस करेंगे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को। कहाँ पे पर्टिकुलरली केस किया जा रहा है इंडिया का कि एनर्जी की नीड कम होगी, फूड फर्टिलाइजर इन सबके प्राइसेस में हमें क्या डिक्रीज देखने को मिलेगा, एंड इसकी वजह से जो इंडिया में इन्फ्लेशन है फॉर श्योर वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिमिलरली वी डू हैव द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर की स्टेबिलिटी के ऊपर भी कुछ चीजें, तो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक इसमें इंप्रूव हुआ है नो डाउट, पहले 44th था 2018 में, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे आप बात करेंगे वी आर एट द नंबर 38 एंड टोटल थी 139 कंट्रीज। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे तो मैंने आपको जैसे कि बताया इस पर्टिकुलर टाइम पे हम डील कर रहे हैं मल्टीपल ट्रेडिंग पार्टनर्स पे, हम एक पे रिलाई नहीं कर रहे हैं कि एक की कंट्री पे हम रिलाई करेंगे और बाकी किसी के साथ हम डील नहीं करेंगे। सो ये हमारे पास वी डू हैव द मल्टीपल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस, एंड कहीं ना कहीं ये रीजनल डाइवर्सिफिकेशन को भी दर्शाता है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक, हम सबके साथ है और हम सबके साथ ही काम करेंगे। सो दिस इज द एजेंडा विद विच वी आर गोइंग थ्रू। प्लस वी डू हैव द करंट अकाउंट डेफिशिएंट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 0.7% फिस्कल ईयर 24 में है, करेक्ट। सर्विस एक्सपोर्ट का अगर आप देखेंगे तो 4.9% से ग्रो हुआ है, यूएसडी 34.1 बिलियन तक ये पहुंच चुका है, और मेन जो इसके पीछे का ड्राइविंग है दैट इज बाय द आईटी एंड द सॉफ्टवेयर सर्विसेज, अदर बिजनेस सर्विसेज, बट यस आईटी सेक्टर फॉर श्योर, करेक्ट। Then we do have the remittances. Already we have discussed on the current affairs also कि हमारा जो आज तक का now इंडिया जो इस पर्टिकुलर टाइप है यूएसडी 120 बिलियन, मतलब वर्ल्ड वाइड सबसे हाईएस्ट अगर रेमिटेंस किस कंट्री को आती है दैट इज द इंडिया ओनली।
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो भी हमें पॉजिटिव नेट फ्लोज देखने को मिला है। और कभी भी अगर आपका एफपीआई पॉजिटिव में रह रहा है और आपको काफी अच्छा एफपीआई आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपके देश का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। एंड बिकॉज फॉरेन कंपनीज को आपके यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ देख रही है, तभी तो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एंड यस, दिस इज द केस हियर ऑल्सो। तो यस, वी आर इन द पॉजिटिव हियर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, बिकॉज हमने बहुत जगह देखा कि अब कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी चेंज किए जा रहे हैं कि ये देखा जा रहा है कि टाइम जो है कोई भी पेपर चेकिंग या वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हर एक चीज के लिए हमें कम देखने को मिले। करेक्ट। नाउ अमृतकाल, आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीचेस में सुना होगा अमृतकाल के बारे में। सो यस, दैट इज द थिंग हियर। ठीक है, तो अब अमृतकाल के लिए हमारा मेन एजेंडा क्या है वो ये देखिए। सो बूस्टिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंडिया का मिड स्टैंड है उसको हमें इंक्रीज करना है। एग्रीकल्चर को ग्रोथ इंजन पे देखना है, पॉलिसीज हमें और ठीक करनी है। फाइनेंसिंग को पर्टिकुलरली ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ हमें जाना है। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप, बिकॉज हम बहुत बार देखते हैं कि हमें एजुकेशन है लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें चीजें चाहिए वो स्किल की हमें कमी है, तो उस गैप को हमें खत्म करना होगा। स्टेट कैपेसिटी कैपेबिलिटी, तो दीज आर द स्ट्रेटेजी, ताकि हम अमृतकाल मीन्स हम भारत को अगर डेवलप्ड नेशन, तो इस डेवलप्ड नेशन तक बनाने का जो सफर है उसे अमृतकाल कहा गया है। तो इस उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी है उसी के ऊपर बात की जा रही है। ग्रोथ पोटेंशियल का बात करें तो हमारे पास है 7% का ग्रोथ पोटेंशियल जो कि कहा गया है सर्वे के अंदर। एंड ऑफ कोर्स एक ही मांग रखी गई है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट हमें करना पड़ेगा, यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को, तभी हम एक अच्छे ग्रोथ पे जा सकते हैं। क्लाइमेट एक्शन, द मेजर एजेंडा ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री एट दिस पर्टिकुलर टाइम। सो आज मॉर्निंग की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि पावर सेक्टर ने कहा है कि 2030 तक विल बी गोइंग टू द 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ऑलरेडी इस टाइम पे जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है दैट इज दैट 45.4%। एंड बाय दिस इंस्टॉल कैपेसिटी हमने पर्टिकुलरली एमिशन इंटेंसिटी जो है जीडीपी की रिड्यूस की है 33% से 2005 में। मतलब अगर 2005 में हमारे पास 133, तो 2019 में वी डू हैव द 100, मींस 33% से हम डिक्रीज है। तो परसेंटेज में आप चेंज कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल डन। सो अगर 100 था तो आप 33 माइनस कर लीजिए परसेंट, तो इतना हमें डिक्रीज कर दिया एमिशंस को। डन। देन एनर्जी नीड्स, तो हम जानते हैं कि अभी डेवलपमेंट के ऊपर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह चीज हो रही है, तो अंदाजा ये लगाया जाता है कि जो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो इंक्रीज होगी 2 से 2.5 टाइम्स तक। कब तक? 2047 तक, जिस हमने एक ईयर को फिक्स किया है एज कि इस दिन हमारा जो इंडिया दैट विल बी द डेवलप्ड नेशन। तो इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल गोल्स को सपोर्ट करने के लिए यस वी नीड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यस, एनर्जी ट्रांजिशन है उसको बैलेंस करना होगा, रिसोर्स डिमांड्स को, क्लाइमेट रेजिलियंस को और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए हम क्लाइमेट को सफर कराते, सो वी हैव टू मूव अकॉर्डिंगली, हर एक चीज को साथ लेते हुए। अब इसके ऊपर जो हमारा एनर्जी के ऊपर पर्टिकुलरली बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स आप ये समझिए कि मान लीजिए जो भी पैसा हमारा ग्रीन बॉन्ड से आएगा वो सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में खर्च होगा जो कि एनवायरमेंट के लिए काम करेंगे। करेक्ट। तो 16,000 करोड़ था जनवरी फरवरी 2023 में, नाउ 20,000 करोड़ इट इज इन अक्टूबर दिसंबर 2023। सो आप देख सकते हैं कि 4,000 करोड़ का इंक्रीज विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो इतना जो है हमारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जो है इशू करेंगे। तो मतलब ऑफकोर्स ये सारा पैसा कहाँ यूज किया जाएगा? इन द क्लाइमेट ओनली। देन वी डू हैव द मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। एंड इसका अगर एक बेसिक आप मतलब समझेंगे तो इसका मतलब ये रहता है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे बदलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूम से निकलते स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन। देन अगर आप वॉशरूम का टैप यूज कर रहे हैं तो आप प्रॉपरली टैप उतना ही यूज कीजिए, बहुत ज्यादा प्रेशर में यूज करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली यू नीड टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करेगा किसको? हमारे एनवायरमेंट को। तो वही चीज है, मास मूवमेंट है फॉर द सस्टेनेबल लिविंग। डन। तो वॉलंटरी एनवायरमेंटल एक्शन जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन इनिशिएटिव, हर चीज को ये सपोर्ट करता है। डन। तो उसके बारे में भी इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है। और इसी क्लाइमेट चेंज के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टेप्स लिए गए दैट इज व्हाट? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट्स, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांसलेशन। तो ये सब चीजें जो है पर्टिकुलरली, एंड वी ऑल नो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी पॉलिसीज सब मिलकर काम कर रहे हैं टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज आई थिंक इस पर्टिकुलर टाइम हर एक देश के लिए सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर ही है। डन।
अब चलते हैं सोशल सेक्टर बेनिफिट्स के ऊपर एंड सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। एंड जब बात आती है एजुकेशन सेक्टर की तो आई डोंट थिंक सो नथिंग विल बी आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स, और बॉक्स के अंदर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बिकॉज दिस पॉलिसी इज ऑलरेडी इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। तो उसके हिसाब से यस दिस विल बी द बेस्ट थिंग। तो हमारी हर एक चीज जो है एनईपी 2020 के अंदर एजुकेशन सेक्टर के लिए, फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे हमें काम करना होगा, पोषण भी पढ़ाई भी, मतलब यस न्यूट्रिशन पे हमें ध्यान देना होगा। देन प्री स्कूल नेटवर्क, जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स हम देखने को मिलते हैं, तो उनको हमें और एक्सपेंड करना पड़ेगा। मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए जहां पे हमें ये बेसिक आंगनवाड़ी सेंटर्स की जो सुविधा है वो प्राप्त ना हो। नेक्स्ट इज आर हेल्थ केयर सेक्टर। तो आयुष्मान भारत स्कीम ऑलरेडी इट इज एन ऑलवेज इन द न्यूज। तो 34.7 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड्स इशू किए गए, 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस हुई हैं, कवर किया है इसमें। एंड 1.25 लाख करोड़ जो है, मतलब इसमें हमें फायदा मिला है कि जो एक गरीब इंसान, जो पुअर के एक्सपेंसेस हैं, उन सबको टोटल किया जाए तो 1.25 लाख करोड़ का फायदा, तो ये गवर्नमेंट ने खर्चा उठाया। तो ये गवर्नमेंट इज डूइंग गुड इन द हेल्थ केयर, ताकि एटलीस्ट, बिकॉज देखिए अगर इलाज प्रॉपर मिलेगा, दवाई प्रॉपर मिलेगी, तो आपकी जनता अच्छे से काम कर पाएगी। नेक्स्ट इज द वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, देन आप सब जानते हैं। तो 89 मिलियन वुमेन इसमें काम करती है थ्रू 8.3 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो जस्ट सी द नंबर कि इकलौता एक खुद का स्कीम, तो बाकी सोचिए कितने स्कीम्स है, सोशल सेक्टर स्कीम है जो गवर्नमेंट लेके आती है। सो इज दे आर गोइंग गुड। सो वुमेन एम्पावरमेंट तो फॉर श्योर है, सोशल लेवल्स को कम करेगा, हायर विलेज पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगी, और गवर्नमेंट स्कीम्स का हमें एक अच्छा एक्सेस इसके अंदर देखने को मिल रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम वी कैन से, करेक्ट। Quality of life in hinterlands, so self-help movement has expanded to outreach, social capital benefits from professional marketing and management support. So yes, these are all the things. ये तो I think this is something जो अपने daily life में भी अपने आसपास आप सुन ही रहे हैं। एमजी नरेगा डिमांड, तो कहा ये जा रहा है कि जो एमजी नरेगा में हमें डिमांड देखने को मिलती है, आप इसको प्रॉपरली इंडिकेटर ना मानो रूरल डिस्ट्रेस में, बिकॉज मान लो अगर बात की जाती है अगर एमजी नरेगा में एकदम से डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि गांव में या विलेजेस में, कुछ भी रूरल एरियाज में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। सो वी कैन नॉट से इट इज अ ट्रू इंडिकेटर। So often linked to state institutional capacity and difference in the minimum wages. So yes, these are the somewhat a true indicators we can say. एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट पे बात की जाए तो एवरेज एनुअल ग्रोथ जो हमें देखने को मिला है एट द कांस्टेंट प्राइसेस, एंड कांस्टेंट प्राइसेस मींस a base year prices, we already discussed it. तो 4.18% है लास्ट 5 ईयर से। प्रोविजनल ग्रोथ रेट है 1.4%। अलाइड सेक्टर्स जैसे कि लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया, इनके अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिली। फॉर एग्जांपल लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिली है 7.38%। फिशरी सेक्टर में वी गॉट 8.9%। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल वी आर इन द पॉजिटिव ट्रेंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, करेक्ट। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे रीजंस लेंगे, तो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर टाइम पे सपोर्ट कर रही है ग्रास रूट लेवल चीजों को। फॉर एग्जांपल द कोऑपरेटिव्स एंड द फार्मर प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इनको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। 8,195 एफपीओ रजिस्टर्ड है अभी तक, फरवरी 2024 तक। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। डन। तो जुलाई तक इट वी डू हैव द 73,194 crores in this particular fund, we have already mobilized it. नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है। प्लस 48,357 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं विद कितना 4,570 करोड़ रिलीज सब्सिडीज बाय अप्रैल 2024. So this is the agriculture marketing infrastructure and main is to work on the storage. ठीक है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा योजना, दिस इनिशिएटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो ये सब किस चीज के लिए की जा रही है कि जो हमारा फूड प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्री वो अच्छे से ग्रो कर पाए। डन। सो दीज आर द थिंग्स। ठीक है। आप अगर जैसे हम बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड अगर इंसेंटिव भी रखते हैं, तो यस एक कंपनी को फर्दर उस पर मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव के लिए दे हैव टू प्रोड्यूस अ गुड एंड डन, तो उसी हिसाब से काम किया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूस तभी करेंगे अगर मार्केट में बिकेगा, ऐसे बल्क रख के क्या करेंगे वो भी। डन। देन फ्री फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो फ्री फूड गेन्स प्रोवाइडेड 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज, ठीक है, पीएमजी के आईवी के अंदर, एंड एडिशनल 5 ईयर्स के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे अगर हम आते हैं तो एवरेज एनुअल ग्रोथ हमें देखने को मिली है 5.2%, एंड दिस इज नॉट बैड, करेक्ट, दिस इज अ वेरी गुड। ठीक है। ड्राइवर्स क्या है इसके पीछे की भी, कहाँ कहाँ हमें अच्छी जो मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिला है, केमिकल्स, वुड प्रोडक्ट्स,
फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मेन आप कह सकते हो एक रीजन है ग्रोथ के लिए. स्टील सेक्टर, इंडिया बन गया है नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश स्टील ओवर द फास्ट डिकेड एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन मिला है फिस्कल ईयर 24. तो स्टील सेक्टर के अंदर भी वी आर ऑल डूइंग गुड. सो ओवरऑल अभी तक हमारा मैक्सिमम जितने भी हमने एजेंडास देखे वी आर ऑन द पॉजिटिव पार्ट में, सब प्लस में ही है. नेक्स्ट इज द कोल प्रोडक्शन. सो 5 साल से पिछले से तो इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है हमारा वो हमारा कम हो चुका है, तो हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं. अभी वी आर नॉट 100% सेल्फ सफिशिएंट बट यस वी आर वेरी, मतलब ऑफ कोर्स काम किया जा रहा है. सो 997.2 मिलियन टन जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं. इस टाइम पे जो इम्पोर्ट है दैट इज द 261 मिलियन टन और टोटल जो हमारा कंजम्पशन है 1233.86. तो ये जो 261 मिलियन टन है तो ऑफ कोर्स हम 2-3 चीजें कर सकते हैं. दैट इज जैसे कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो यस उसके अंदर भी जो कोल कंजम्पशन है वो कम होगा. वी आर वर्किंग ऑन दैट. जैसे कि मैंने बताया कि पावर के लिए ही अभी 45.5% हम इंस्टॉल कर चुके हैं एंड विद इन अ टाइम 2030 तक हमें 50% करना है, तो वो वाला जो कोल कंजम्पशन है वो भी हट जाएगा. देन सिमिलरली फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर वैल्यू है यूएसडी 50 बिलियंस, थर्ड लार्जेस्ट है वॉल्यूम से ग्लोबली और बहुत सारी अलग रेंज में जिस जेनरिक ड्रग्स पे भी हम काम करते हैं. फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स, बल्क ड्रग्स, काउंटर मेडिकेशंस, वैक्सीन्स, बायोलॉजिकल्स, बायोसिमिलर्स. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जहाँ पे हमारा इंडिया का बायो जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो बहुत ज्यादा एनहेंस कर रहा है और अच्छा ग्रो भी कर रहा है. Similarly, we do have the textile and the apparel sector. तो सेकेंड लार्जेस्ट क्लोथिंग का मैन्युफैक्चरिंग है, ये टॉप 5 एक्सपोर्टिंग नेशंस के अंदर भी आता है. एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की बात करें तो इंक्रीज हुआ है 1% से. इस पर्टिकुलर टाइम पे वी आर ऑन द 2.97 लाख करोड़. ठीक है जी, तो ये हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है. हालांकि मैंने आपको कल आई थिंक हमने मॉर्निंग क्लास में भी डिस्कस किया था कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी रखा है कि विल बी रीचिंग द $100 बिलियन की हमें उतना एक्सपोर्ट करना है टेक्सटाइल. डन. तो यस मिनिस्ट्री ने ही ये बात कही थी, तो यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा गया है. कितने से? 3.7%. 2014 से अगर आप कंपेयर होगे सो वी आर ऑन द 3.7% इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर. एंड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका जो मेन ड्राइवर है दैट इज द जो हमारा मिला दैट इज द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग. पहले हमने नॉर्मली पार्ट्स असेंबल करने से शुरू किया था बट नाउ वी आर मेकिंग द पार्ट्स ऑल्सो. सो यस वी आर रियली डूइंग गुड ऑन दिस. डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 8.22 लाख करोड़, एक्सपोर्ट है 1.9 लाख करोड़ फिस्कल ईयर 23 की अगर बात करें. नेक्स्ट इज द आत्मनिर्भर भारत. तो रिपोर्ट किया है 1.28 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट मई 2024 तक. ठीक है, तो मेड इन इंडिया दिस इज द इनिशिएटिव जिसकी वजह से ही हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्टेबल भी रही है. सो प्रोडक्शन या सेल्स है 10.8 लाख करोड़. एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 8.5 लाख अंडर PLI स्कीम. MSME सपोर्ट के अंदर तो 23-24 बजट के अंदर दिया गया था 9,000 करोड़. किस चीज के लिए? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट MSMEs के लिए. करेक्ट. और अप्रूव्ड 91.76 लाख गारंटीज. अमाउंट कितना? 6.78 लाख करोड़ सिंस इंसेप्शन. तो 9,000 करोड़ एंड 6.78 करोड़ अभी तक हमने वो किया है. 91.76 लाख गारंटी अमाउंट है इसका. ठीक है, तो यस दीज आर द डिजिट्स. करेक्ट. तो थोड़ा सा एटलीस्ट यू शुड हैव द आइडिया अबाउट द डिजिट्स की यस इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली कहा कह रहा है. ना नेक्स्ट सेक्टर इज द सर्विसेज सेक्टर. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमें अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है. फॉर एग्जांपल 55% ये हमारी पूरी इकोनॉमी को अगर 100% है तो 50% इज विद द सर्विसेज सेक्टर ओनली. एज पर द प्रोविजन एस्टिमेट तो 7.6% से जो है हमें ग्रोथ देखने को मिली है सर्विसेज सेक्टर के अंदर. अब वही बात करते हैं परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के ऊपर. सो इस टाइम पे जो है हमारा एक्सपैंड हुआ है. नाउ 2024 मार्च का जो हमारा PMI है दैट इज द 61.2. ठीक है, सो बेसिकली इसको कैलकुलेट किया जाता है प्राइवेट बॉडीज में किस तरह से प्रोडक्शन की जा रही है, कंज्यूमर का क्या है. सो इस वी आर ऑन अ गुड नोट. ठीक है, तो 50 प्लस है, 61.2 पे है हम. ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट तो इंडिया इस टाइम पे जो सर्विस एक्सपोर्ट करता है दैट इज द 4.4% जो वर्ल्ड की कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें से. पोस्ट पेंडेमिक सर्विस एक्सपोर्ट मेंटेन स्टेडी मोमेंटम. ठीक है, तो 44% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स इन फिस्कल ईयर 24. तो यस दिस इज द नंबर. Similarly, we do have the railways and the aviation sector. तो passenger traffic in India railways increased कितना? 5.2% से. करेक्ट, प्रीवियस ईयर से. रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट इंक्रीज हुआ 5.3% से. एविएशन सेक्टर
15% से इंक्रीज हुआ टोटल एयर पैसेंजर्स पे। एंड द रीजन इसका जो था दैट इज जो हमने टिकट्स उनको अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की है। एंड उड़ेगा हर देश, हर नागरिक इस देश का, तो यस सर। सो दिस इज द कहते हैं 15% हमें एविएशन सेक्टर में भी देखने को मिला। टूरिज्म फॉर श्योर, अगर हमने जैसे बात की तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे स्टेट्स वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके सो दे आर मेकिंग देयर प्लेटफॉर्म्स, वहां पे टेबल डिस्प्ले किया जा रहा है कि कैसे आप किसी स्टेट में टूरिज्म को जाना है। बिकॉज टूरिज्म बहुत सारे, जैसे हम बात करें हिमाचल की, बात करें उत्तराखंड की, तो उनका जो मेन इकोनॉमी अगर आप कह सकते हो तो इज द टूरिज्म इज द मेन इकोनॉमी। तो सिमिलरली बाकी जो भी देश है, चाहे वो कुछ हेरिटेज बिल्डिंग्स के लिए, टेम्पल्स के लिए, हर एक चीज के लिए दे कैन शोकेस देयर थिंग, ताकि हम एक टूरिज्म जनरेट कर पाए। सो 1.38% से 2021 में था, नाउ दिस पर्टिकुलर टाइम 1.58% है 22 में। डन। नेक्स्ट इज द क्लीन एनर्जी सेक्टर, तो नई इन्वेस्टमेंट आई है 8.5 लाख करोड़ की, दैट इज द 102.4 बिलियन 24 से 23 तक। बात करें उजाला स्कीम की, तो यस जीएचजी एमिशंस को इसने सही किया है। 48.42 मिलियन KWH से हमें क्या देखने को मिला, ऑफ कोर्स सेविंग्स। डन। जीएचजी एमिशन ने रिड्यूस किया है 39.30 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड। इस टाइम पे मेन फोकस ही हमारा कार्बन एमिशंस पे है। ठीक है, वी डू हैव द टारगेट्स टू फुलफिल देयर। एनुअल मॉनेटरी सेविंग्स कितनी है, 19,335 करोड़। डन। कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर। मेट्रो रेल के ऊपर बात की जाए तो 945 किलोमीटर ऑपरेशनल, 939 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन इन द 27 सिटीज। डन। तो 86 उसमें से जो ऑपरेशनलाइज ऑलरेडी हमारी चली रही है। And the last slide for our is the Jal Jeevan Mission, space assets, telecommunications and the DigiLocker. तो जल जीवन मिशन के ऊपर बात करें तो टैप वाटर कनेक्शन 14.89 करोड़ रूरल हाउस होल्ड मीन 76.12% ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुके हैं। स्पेस एसेट्स, नो डाउट वी आर रियली डूइंग वंडर्स ऑन द स्पेस सेक्टर, तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो 55 एक्टिव स्पेस एसेट्स है, 18 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, 9 नेविगेशन सैटेलाइट्स है, 5 साइंटिफिक सैटेलाइट्स है, 3 मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स है, 20 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है। सो दीज आर एसेट्स विद द इंडिया। टेलीकम्युनिकेशन पे बात करें तो इट इज 8.02 लाख मोबाइल टावर्स एज ऑफ द जून 2024 एंड 29.37 लाख बेस जो है वो ऑफ द ट्रांसीवर स्टेशंस, 4.5 लाख BT। ठीक है, तो दिस इज द नंबर। एंड लास्ट में बात करते हैं डीजी लॉकर की, तो 26.28 करोड़ रजिस्टर जो है यूजर कर चुके हैं और 674 करोड़ डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर। डीजी लॉकर वी ऑल नो, हमारा लाइसेंस, हमारी मार्कशीट्स, एवरीथिंग वी कैन गेट देयर ओनली। So that was the whole big highlights for the particularly economic survey। ठीक है, अलग सेक्टर में हमें क्या क्या देखने को मिला। एंड आज है बजट का सेशन ऑफ कोर्स, तो नाउ विल बी हैविंग होल डिक्लेरेशन कि हम आने वाले टाइम पे कैसे जो पर्टिकुलर हमारा देश है या गवर्नमेंट हमारी प्लान कर रही है कि हम किस तरह से अब आगे परस्यू करेंगे आने वाले साल में बजट के साथ। तो फिस्कल पॉलिसीज, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, प्रपोजल्स, किस सेक्टर को कितना मिला, सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दैट। सो कल ऑफ कोर्स आई विल कम विद योर बजट का डिटेल एनालिसिस। So till that, that's all with the economic survey. Just go with the digits. Economic survey में you have to be thorough with the somewhat digits. Facts done. So that is all for this particular update. अभी आपके स्क्रीन पे SSB इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही we do have the courses for NDA CDS FCAT. You can enroll in this particular courses. And जब भी आप enroll करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड है warrior10, इसे यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for this particular update. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।